हरिओम। 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 तो आज हम वृक्ष राशि वालों के ऊपर बोलेंगे कि वृक्ष राशि वालों का भविष्य कैसे है, अप्रैल और मई का महीना कैसे उनके लिए। वृक्ष राशि वालों के वृक्ष राशि पे स्वयं उनका मालिक शुक्र 28 मार्च से खुद लग्न में आ गया, वृक्ष राशि पे आ गया है। और लग्न में जब आता है तो 1, 4, 7 और 10 इन स्थानों पे, मतलब केंद्र स्थान पे अगर कोई भी ग्रह आकर के बैठ जाता है अपनी राशि में या उच्च का होकर के बैठ जाता है तो वो महापुरुष राज्य बनाते हैं। तो सब ग्रहों के अलग अलग महापुरुष राजयोग हैं। हम आज जो शुक्र बैठा हुआ है खुद अपने वृक्ष राशि में केंद्र में लग्न में, तो ये योग बना मालव्य योग। मालव्य योग का मतलब हुआ कि अगर शुक्र जातक के अच्छे होते हैं, अनुकूल होते हैं और पावर में होते हैं तो व्यक्ति अपने सौंदर्यता की वजह से, अपने हंसमुख स्वभाव की वजह से, अपने चरित्र की वजह से, अपने प्रवचन की वजह से, वाणी की वजह से, अपनी जो विशेष ऊर्जा होती है उसकी वजह से वो काफी प्रसन्न और काफी लाभ उसके मिलता है। तो इस प्रकार से जिनके मालव्य योग होते हैं ऐसे व्यक्ति देश विदेश में भ्रमण करके कथा प्रवचन भाषण और हॉलीवुड बॉलीवुड सौंदर्य प्रसाधन ब्यूटी पार्लर फैशन डिजाइनर इन चीजों में या औषधियों से संबंधित या राजनीति से संबंधित अगर कार्यों में वृक्ष राशि वाले लगे हैं तो उनको ये समय 28 मार्च से ये आ गया है। और वैसे तो ये एक राशि में मात्र 27-28 दिन में ही क्रॉस कर जाता है, लेकिन वृक्ष राशि वाले बड़े भाग्यशाली हैं कि ये वृक्ष राशि में ये 4 महीने तक, मतलब इसी वृक्ष राशि में कभी बकरी होगा तो कभी अस्त होगा तो कभी आगे दौड़ेगा तो कभी पीछे दौड़ेगा, 4 महीने तक, मतलब 28 मार्च से लेकर के अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यहाँ तक कि 1 अगस्त तक ये है वृक्ष राशि पे ही रहेगा। इसलिए शुक्र वृक्ष राशि वालों का विशेष मेहरबान है। इधर ये शुक्र जो लग्न में बैठा है तो ये कुंडली में 2 घर का मालिक है। एक तो छठे घर का मालिक है वृक्ष राशि वालों के, और दूसरे ये लग्न का ही मालिक है। तो लग्न से व्यक्ति का रूप, प्रतिभा और पर्सनालिटी, चरित्र, तो लग्न में बैठा तो ये तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। और छठे स्थान का भी ये मालिक है, मतलब रोग का और कर्जा का मालिक है। तो यहाँ पे जब ये ऊंचाई पे बैठा है तो रोग से मुक्ति मिलेगी और कर्जे से मुक्ति मिलेगी, और विशेष तौर से ननिहाल पक्ष से भी इनको खुशखबरी मिलने की संभावना है। इस प्रकार से लग्न और छठा स्थान जो है ये बहुत बढ़िया है। अब वृक्ष राशि वालों के दूसरे स्थान पे राहु बैठा हुआ है, मिथुन राशि। तो राहु जब दूसरे स्थान पे बैठ जाता है धन स्थान पे, तो दूसरा स्थान परिवार का भी है, कुटुंब का। दूसरा स्थान से वाणी देखा जाता है, चेहरा देखा जाता है। तो वैसे तो राहु नुकसान करता है, व्यवधान पैदा करता है पारिवारिक संबंध में, वाणी में नीरसता लाता है, भ्रम पैदा करता है। लेकिन राहु यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है
मिथुन राशि पे राहु उच्च का माना जाता है, तो अपने पावर के साथ में इसलिए ये अचानक धन देता है। चमत्कारिक रूप से शेयर मार्केट से है, लॉटरी के माध्यम से है, या जैसे इस समय जनधन योजना से आ रहा है, उज्ज्वला से आ रहा है, जीरो बैलेंस वाले में पैसा आ रहा है, या किसी प्रकार का। तो जो वृक्ष राशि वाले हैं इनको इस प्रकार का धन मिलने का योग है, कबाड़ के माध्यम से, बहुत पुराना कब का, या कभी पैसा मान लो आप भूल गए हैं, अचानक वो पैसा आ सकता है, धन मिल सकता है, धन मिलने का योग है। इस प्रकार से वृक्ष राशि वालों का 8वें स्थान पे केतु बैठा हुआ है। वैसे 8वें स्थान पे सब ग्रह नुकसान करते हैं, लेकिन केतु 8वें स्थान पे फायदा करता है। तो ये भी एक खोज है, एक रहस्य है। इस प्रकार से इन्हें किसी न किसी प्रकार का रहस्य में धन मिल सकता है, या खोज में इनको उपलब्धि मिल सकती है। इसी प्रकार से केतु भी इनके लिए विशेष और से वृक्ष राशि वालों के लिए 8वें स्थान पे बैठ कर फायदा दे रहा है। बस केतु जो है मंगल के समान काम करता है, इसलिए एक्सीडेंट वगैरह से या किसी प्रकार की दुर्घटना से इनको बचना चाहिए। या जैसे समय जो महामारी फैला हुआ है तो इनसे खतरे भी पैदा कर सकता है स्वभाव के मुताबिक। वैसे केतु भी उच्च का बैठा हुआ है और अपने कारक स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए ये ग्रह भी इनके लिए उपयोगी है। वृक्ष राशि वालों के 9वें स्थान पे मंगल बैठा हुआ है, जो उच्च का बैठा हुआ है मकर राशि पे, और शनि जो बैठा हुआ है 9वें स्थान पे, वो स्वराशि में बैठा हुआ है। मकर राशि का मालिक भी शनि होता है। गुरु जो बैठा है वो नीच का बैठा हुआ है, लेकिन दो ग्रह उच्च का और स्वराशि के बैठे हुए हैं भाग्य स्थान पे। तो एक प्रकार से गुरु जो बैठा है नीच का, तो यहाँ पे एक नीच राजभंग योग बना रहा है। नीच राजभंग योग बना रहा है, नीचता खत्म करके राजभंग योग, मतलब नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो इस प्रकार से नीच भंग राजयोग मतलब नीचता भंग करके और राजयोग का यह निर्माण कर रहा है, इसलिए पहले थोड़ी परिस्थिति या स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस करके और फिर आर्थिक लाभ देने का ये कारक बन सकता है। गुरु एक तो 8वें घर का मालिक है और दूसरे 11वें घर का मालिक है, मतलब 11वां मतलब लाभेश स्थान है। तो गुरु जो है लाभ घर का मालिक है और इधर 8वें स्थान का मालिक है। तो जो नीच का बैठा है तो इसका प्रभाव ये दे सकता है कि आया हुआ धन में कुछ व्यवधान पैदा कर सकता है, जितनी आशाओं के अनुरूप वो धन नहीं मिल सकता है। ज्ञान में भी कुछ विकृति आ सकती है, कुछ मतलब अपने अंदर कुछ आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। और दूसरे 9वें स्थान पे जो गुरु बैठा है भाग्य स्थान पे और धर्म स्थान पे गुरु बैठा है, तो ऐसे जैसे समय जमातियों के जो गुरु देखे गए हैं तो ये अपने अनुयायियों को भ्रमित कर रहे हैं, अपने ही शिष्यों को मतलब ये महामारी दे रहे हैं और वो शिष्य ले जाकर के अपने घर में दे रहे हैं और फिर अपने ही समाज में दे रहे हैं, और जहाँ टारगेट उनका वहां तो वो बाद में देंगे। इस प्रकार से तो इस प्रकार की हमारी बुद्धि में विकृति पैदा होकर के ऐसे लोगों के हम बहकावे में आ सकते हैं। इसलिए गलत उपदेश और गलत सलाह में वृक्ष राशि वाले फंस सकते हैं, क्योंकि ये खतरा कब से चालू हुआ? ये खतरा 30 मार्च से जब से ये गुरु आया है तब से इस प्रकार के बहक से या बहकाने से के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है।
अन्यथा हम धर्म देखने में तो धर्म गुरु रहेंगे, देने में तो हमारे हितैषी लेंगे, देखने में तो हमसे बड़े बुजुर्ग रहेंगे, सम्मानीय रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो आपको मौत दे दे, आपको परेशानी पैदा कर दे, आपके जीवन में खतरा पैदा कर दे, समस्याएं पैदा कर दे। इसलिए वृक्ष राशि वाले जहां भी हैं, जिस भी, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू में ये सिख में, ईसाई में, जो भी मानव जाति है, विशेष तौर से हम मानव जाति की ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, पशुओं की, जीवों की और देशों की नहीं बात कर रहे हैं, केवल हम मानव जाति की बात कर रहे हैं। तो मानव जाति में कोई भी मानव संसार में होगा तो सारे संसार के मानव, चाहे वो माने चाहे ना माने, लेकिन उनके ऊपर जो ब्रह्मांड में हमारे 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये जितने ये 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रह से सभी मनुष्यों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई चाहे माने चाहे न माने, चाहे इसके बारे में जानकारी रखे चाहे न रखे, लेकिन चाहे सूर्य जब उदय होगा तभी सुबह होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जब चंद्रमा का पूर्णवासी होगा तभी संसार में लाइट और एनर्जी और ऑक्सीजन और प्रसन्नता, खुशहाली, ये सब चीजें लाभ करेगा। यहाँ तक कि अमावस में और पूर्णवासी में समुद्र में भी ज्वार भाटा पैदा होता है और समुद्र के किनारे वाले देखते हैं कि समुद्र में बाढ़ आ रहा है और समुद्र घट रहा है। इस प्रकार से जब प्रकृति में इस प्रकार के हिलचाल आते हैं तो मनुष्य के ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसलिए अगर ये बृहस्पति जो है गुरु, जो नीच राजभंग योग में है, तो उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इसी प्रकार से 9वें स्थान पे मंगल जो बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है। तो मंगल उच्च का बैठा होने की वजह से मंगल 2 घर का मालिक है। तो हम कह रहे थे कि मंगल जो भाग्य स्थान में बैठा है और उच्च का बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से मंगल जमीन, जायदाद, होटल, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, इन सब इन कार्यों में जो लोग भी लगे हुए हैं उनको विशेष पुरस्कार के वो भागीदार बनेंगे, हकदार बनेंगे, उनको लाभ भी मिलेगा। और जो इन कार्यों में नहीं भी लगे हुए हैं, अगर वृक्ष राशि उनका है, तो विशेष तौर से उनका दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय रहेगा और पति पत्नी में अच्छे संबंध रहेंगे। इसी प्रकार से 9वें स्थान में मंगल भी वृक्ष राशि वालों के लिए बहुत उपयोगी स्थान पे बैठा है, भाग्य की वृद्धि कर रहा है। और भाग्य की जब वृद्धि होती है तो अचानक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। तो इस प्रकार से ये मंगल, जैसे अभी आवासीय योजना जिनका है, अगर वृक्ष राशि वाले हैं तो उनका आवासीय योजना भी मिल सकता है। इसी प्रकार से शनि स्वराशि में बैठा हुआ है और शनि भाग्य का और कर्म का दोनों भाव का मालिक है। 10वां स्थान जो राज्य सरकार का है, कर्म का है, पिता का है, और 9वां स्थान भाग्य का है। तो इस प्रकार से शनि वृक्ष राशि वालों के लिए इस समय विशेष तौर से उपयोगी है। उनको कर्म के स्थान में राज्य सरकार की तरफ से भी भारी लाभ होने का योग है। 9वां स्थान और 10वां स्थान जो कर्म का है और भाग्य का, ये दोनों शनि देव के लिए विशेष लाभकारी है। तो शनि एक तो स्वराशि का है और दूसरे कर्म और भाग्य का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए वृक्ष राशि वालों का शनि भी इस समय जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है, लाभकारी है। और वृक्ष राशि वालों को
10वें घर मतलब राज्य सरकार का और विशेष रूप से भाग्य की वृद्धि करने वाला है। तो इस प्रकार से वृक्ष राशि के 9वें स्थान पे तो मंगल भी और शनि और गुरु तीनों लाभकारी हैं। अब बृहस्पति के 11वें स्थान में मीन राशि पे बुध बैठा हुआ है। बुध जो है व्यापार का कारक है। 11वें स्थान पे वैसे तो बुध नीच का है, बुध तो नीच का है मीन स्थान पे, लेकिन फिर भी 11वें स्थान पे बैठा है। तो कहा गया है कि एकादशा ग्रह सर्वेश सर्वकार्येषु शुभः। 11वें स्थान पे कोई भी ग्रह बैठता है, चाहे जिस पोजीशन में रहे, तो सब कार्य के लिए शुभारमान होता है। इसलिए अपने वाणी के द्वारा, अपने प्रवचन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने व्यापार के द्वारा, अपनी सुंदरता की वजह से, अपने पर्सनालिटी की वजह से, और ये जो है विशेष तौर से जातक के लिए लाभकारी है। और जो नीच का बैठा अगर नुकसान अगर करता है नीच का होने की वजह से, तो विशेष तौर से आए हुए धन में दर्जे पे आया हुआ मनी ऑर्डर वापस हो सकता है, जिसकी हम आशाएं किए हैं। अगर ये नीचता पे आ जाता है, नीचता का इसका प्रभाव पड़ता है, तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी जो आशाएं लगी हुई हैं उस पे ये पानी भी फेर सकता है। इस प्रकार से ये 5 अप्रैल को आया है ये बुध मीन राशि पे, और ये 29 अप्रैल तक मीन राशि पे रहेगा। इसलिए अगर इसके दोषों से बचने का हम इंतजार करें तो 29 अप्रैल के बाद में फिर ये दोष से रहित हो जाएगा। 29 अप्रैल तक वृक्ष राशि वालों को बुध के दोष से सावधान रहने की जरूरत है। वैसे बुध धन स्थान का मालिक है और पुत्र स्थान का, ज्ञान स्थान का, बुद्धि स्थान का, कंपटीशन स्थान का, प्यार और लव स्थान का, इन स्थानों का मालिक है। तो इसलिए अगर बुध अपनी नीचता पे आ जाता है तो ये घोर एक तो धन स्थान पे धन आता हुआ धन रुक सकता है, और दूसरे जो है प्यार, मोहब्बत, पुत्र, संतान, और कोई कंपटीशन है, कोई आपने इंटरव्यू दे रखा है, तो इसमें व्यवधान आ सकता है 29 अप्रैल तक। और 29 अप्रैल के बाद जब ये मेष राशि पे पहुंच जाएगा तो यह अगले 15 मई तक सूर्य के साथ बैठ करके बुध आदित्य योग बनाएगा। तो इधर जो थोड़ा बहुत नुकसान किया रहेगा वो उधर खाना पूर्ति कर सकता है, भारी लाभ देने का योग है। इस प्रकार से वृक्ष राशि वालों का अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के इस समय उनका बढ़िया चल रहा है, उनका समय बुलंदियों में चल रहा है। अगर गुरु और बुध इन दोनों दोषों को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे हमें सावधानी रख करके अपने समय को अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। बोलो आदिशक्ति जगत जगदम्बा मैया की जय।